जो भी हमने किया था उसका सारांश जो हमने पार्टिकल के लिए किया था, एक बॉक्स में धीरे धीरे बाउंड अवस्थाओं पर हो रहा हो। बहुत सी बातें जो आप जानते हैं, लेकिन मैं बस फिर से कोशिश कर रही हूँ, दोहराना चाहती हूँ और आपको कितना पता है यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि यदि पार्टिकल की एनर्जी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर पोटेंशियल से कम है तो हम इस एक डायमेंशनल बाउंड अवस्था में होंगे। तो एक बक्से में पार्टिकल निश्चित रूप से यह संतुष्ट करेगा। सही है, सभी सहमत हैं। यह एक बाउंड स्टेट सॉल्यूशन है। यदि हम वेव फंक्शन तथा संगत एनर्जी प्राप्त करें तो ये सभी बाउंड स्टेट सीरीज हैं। क्या आप किसी बॉक्स में पार्टिकल में स्कैटरिंग स्टेट्स प्राप्त कर सकते हैं, हाँ या नहीं? बॉक्स सॉल्यूशंस में कोई पार्टिकल सभी बाउंड स्टेट्स में नहीं है। ठीक है, पिछले सेमेस्टर या पिछले वर्ष में आपने जो कुछ किया है वह दो वेव फंक्शंस है, उन्हें ऑर्थोनोमिक वेव फंक्शंस कहते हैं। यदि वे इस गुण को संतुष्ट करते हैं तो मैं स्वयं को एक डायमेंशनल पोटेंशियल्स के लिए आश्वस्त कर रही हूँ और वे इस गुण को संतुष्ट करते हैं। यह डेल्टा एन एम क्रोनेकर डेल्टा है। मैं मानता हूँ कि अगर एन एम के बराबर है यह 1 है, अगर एन एम के बराबर नहीं है यह 0 होने जा रहा है और हम इसे नॉर्मलाइज्ड फंक्शन कहते हैं। जब एन और एम बराबर है यह नॉर्मलाइजेशन स्थिति है और जब एन एम समान नहीं होते तो उन्हें ऑर्थोगोनल होना पड़ता है। इसलिए इस पूरी चीज को ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन या ये वेव फंक्शन कहते हैं। एक बॉक्स में पार्टिकल के इन स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन को ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन कहा जाता है यदि वे इस सवाल को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो यह परिभाषा है और हम हमेशा ऐसा करने की कोशिश करते हैं। हमने हमेशा स्टेशनरी स्टेट्स का एक सेट खोजने की कोशिश की जो नॉर्मलाइज्ड हैं और सुविधा के लिए एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल भी हैं, क्योंकि हम किसी भी आर्बिट्रेरी स्थिति को इनके लीनियर सुपरपोजिशन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यह मैंने पिछले लेक्चर में किया था। मैंने कॉन्टिन्यूटी के लिए सोचा कि मैं यहाँ एक फाइनाइट रीजन तक सीमित बाउंड सिस्टम रखता हूँ और परिचित हार्मोनिक ऑसिलेटर जहाँ बल डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होना चाहिए। यहाँ नेगेटिव साइन के साथ आनुपातिकता कांस्टेंट एक स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है और एक्स बाउंड्री कंडीशन में रखकर हम चाहते हैं कि पोटेंशियल 0 हो, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो। ठीक है, हम इस एक डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करना चाहते हैं और यह सीमा कंडीशन को भी संतुष्ट करता है कि v प्लस या माइनस इन्फिनिटी है और आपकी एनर्जी हमेशा प्लस इन्फिनिटी पर v से कम और माइनस इन्फिनिटी पर v होने वाली है। तो यह भी एक बाउंड स्टेट है, इसलिए चूंकि यह टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल एनर्जी है, हम स्टेशनरी स्टेट की उपयुक्त एनर्जी को गुणा करके टाइम पर निर्भर वेव फंक्शन लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे करते हैं? हम टाइम के इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास करते हैं और गायब होने के लिए वेव फंक्शन को भी लागू करते हैं। जैसा कि हम उस बाउंड्री पर जाते हैं जिसमें प्लस या माइनस इन्फिनिटी है, इसलिए हम फॉर्मल रूप से एक सॉल्यूशन मान सकते हैं जो आप जानते हैं कि x के किसी प्रकार का f n है जिसमें x के कुछ फंक्शन के साथ a को x वर्ग की पावर से गुणा करना है। यह केवल फॉर्मल सॉल्यूशन है। आप इसे एक ट्रायल सॉल्यूशन कह सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या यह इक्वेशन में फिट बैठता है। तो अब तक हम आपको बता दें कि यह ट्रायल वेव सॉल्यूशन हमें यह तय करने की अनुमति देगा कि वैल्यू क्या है, छोटा a क्या है, बड़ी ए वैल्यू क्या है, x का f n क्या है, जहां यह n एनर्जी की स्टेशनरी अवस्थाओं को दर्शाता है। क्या यह स्पष्ट है? ठीक है, तो n बराबर 0 के लिए जो निचली स्थिति है, हम लेंगे f नॉट x का एक
और हम यह सत्यापित करना चाहते हैं कि क्या यह एक अनुमत सॉल्यूशन है। जब हम इसे करते हैं तो सुविधा के लिए समीकरण को अच्छी तरह बनाते हैं। हम एनर्जी को अल्फा के समानुपाती होने के लिए इन आनुपातिकता कांस्टेंट के साथ समान रूप से x के बजाय फिर से परिभाषित करेंगे। हम इसे गुणा करने से पहले एक फैक्टर रखेंगे और उसे रो कहेंगे और x को a नॉट से भी लिखेंगे, जहां a नॉट यह तथ्य है। a नॉट है h क्रॉस बटा m ओमेगा अंडर स्क्वायर रूट। इसलिए एक बार जब आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो कृपया इसे अल्फा वेरिएबल और रो वेरिएबल के संदर्भ में सत्यापित करें। यह इस सरल रूप में दिखता है। कृपया इसे पिछली स्लाइड से सत्यापित करें। यहाँ यह e है और x उन्हें रो वेरिएबल में कन्वर्ट करें और e के बजाय अल्फा वेरिएबल का उपयोग करें और उस इक्वेशन को फिर से लिखें। कृपया इसे ठीक करें ताकि इक्वेशन इस रूप में सरल हो जाए कि हम इसे निम्नतम n के बराबर 0 के लिए कर रहे हैं, जो इसे एक ग्राउंड स्टेट कहेगा। तो अब हम बाउंड्री कंडीशन में रखेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है? साई चला जाता है क्योंकि x प्लस या माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है, जो कि रो के बराबर है, जो प्लस या माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है क्योंकि गुणा करने से पहले का फैक्टर केवल एक कांस्टेंट है, यह x नहीं है। और आप सुविधा के लिए वेरिएबल का एक और परिवर्तन भी कर सकते हैं और इसे एक फैमिलियर इक्वेशन की तरह बना सकते हैं। इसलिए हमारा रो इन्फिनिटी की ओर जाता है। मैं अनदेखा कर सकती हूँ और दूसरे वेरिएबल के संदर्भ में फिर से लिख सकती हूँ, जो t है, जिसे मैं रो स्क्वायर कह रही हूँ। इस t को कुछ टाइम या किसी अन्य वेरिएबल की तरह नहीं माने और इसे इस वेरिएबल के संदर्भ में फिर से लिखें और ले। यह केवल रो के लिए इन्फिनिटी की ओर जाने वाला माना जाता है और इसलिए t को इन्फिनिटी की ओर ले जाना चाहिए। यह नहीं है। यह इक्वेशन सिंप्लीफाइड इक्वेशन है जब रो बहुत बड़ा होता है। आप सभी सहमत हैं क्योंकि केवल जब रो बहुत बड़ा होता है तो मैं इस अल्फा टर्म को अनदेखा कर सकता हूँ। क्या यह सही है? इस इक्वेशन का हल क्या है? आपने इसे कई बार e से t बटा 2 तक किया है। यह के स्क्वायर 1 बटा 4 है, ठीक है। तो e से के x प्लस e से माइनस के x, यह सही है। सॉल्यूशन होगा a e पावर माइनस t बटा 2 प्लस b e पावर प्लस t बटा 2 और इसमें से t इन्फिनिटी की ओर जाता है, जिसकी अनुमति केवल पहले टर्म की है। इसलिए आपको b को 0 के बराबर रखना होगा, ठीक है। इसलिए आपको a e पावर माइनस रो स्क्वायर बाय 2 के रूप में अनुमत सॉल्यूशन मिलता है। तो यह इक्वेशन में रखने वाले किसी प्रकार के ट्रायल सॉल्यूशन के साथ किया गया है। और क्या ट्रेंड है जब रो बहुत बड़ा है या x बहुत बड़ा है? मुझे लगता है कि ट्रेंड होना चाहिए और यह सामान्य है। वहाँ से आप पा सकते हैं इसके विपरीत नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। यह आपने अपने प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में किया होगा। आपको यह वेव फंक्शन दिया गया है। हमने टाइम की इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को बड़ी रोल लिमिट में देखकर सॉल्यूशन पाया, लेकिन इसके बजाय आप इसे सॉल्यूशन मान सकते हैं और इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यह आपने किया है। जहाँ तक मुझे पता है कि आप क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। फिर से आप डबल डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि ऐसा आपके टाइम के इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में आवश्यक है। ये करने के बाद आपके पास दिए गए इस इनकॉर्पोरेटेड सॉल्यूशन के साथ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। जांचें कि क्या यह संतुष्ट है। लेकिन आपको यह मिलता है तो आप क्या करते हैं? मुझे अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह एक सॉल्यूशन है कि मैं कैसे देखूं कि आपको x की प्रत्येक पावर के लिए दोनों पक्षों की तुलना करनी है, क्योंकि यह किसी भी x के लिए मान्य है। इसलिए आप x के प्रत्येक वैल्यू के लिए बाईं ओर और दाईं ओर की तुलना करें। e a x स्क्वायर वैसे भी कैंसिल हो जाता है। आप इसे हटा सकते हैं और दोनों तरफ x की पावर की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या तय किया जा सकता है? हम छोटे a को फिक्स कर सकते हैं। हम एनर्जी को भी फिक्स कर
सकते हैं। ठीक है, टर्म जो ई है, यहाँ 2x² टर्म है। 2x² टर्म को 0 पर सेट किया जा सकता है इन दोनों टर्म का योग। इसी तरह यह x का एक कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है, इसे e के बराबर किया जाना चाहिए। तो ऐसा करें कि स्टेशनरी टर्म को t के बराबर करें और x² टर्म को इसके बराबर करें, ताकि वहां से आप यह हल कर सकें कि ये छोटा a और कैपिटल E क्या है, और यह हाफ h क्रॉस ओमेगा हो जाता है और इसे स्टेशनरी होने के लिए फिक्स किया जा सकता है। इसलिए एक बार आपके पास यह हो जाने के बाद आप अपना सबसे सामान्य सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अपने x को सॉल्यूशन के रूप में रो के रूप में फिर से लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको सॉल्यूशन खोजने के 2 तरीके दिए हैं और हमने सत्यापित किया है कि यह एक वैध सॉल्यूशन है। इसलिए रो उन कारकों पर निर्भर है जो x के अनुपात में है और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपके लिए ठीक हो जाएगी। नॉर्मलाइजेशन क्या है? यह इंटीग्रल आपको पाई का वर्गमूल 2a के 2 वर्गमूल से विभाजित करने पर क्या देगा? हर कोई गामा फंक्शन जानता है। क्या मैं मान सकता हूँ ताकि गामा फंक्शन यदि आप उपयोग करते हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को ठीक कर सकते हैं जो है मॉड ए स्क्वायर। ठीक है, तो यह नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है और यह हमें ग्राउंड स्टेट के लिए एक पूर्ण सॉल्यूशन देता है। x का साइज 0 कन्वीनियंस के रो के संदर्भ में इसे फिर से लिख सकता है, लेकिन आप इसे वापस बदल सकते हैं और इसे भौतिक x निर्देशांक के संदर्भ में फिर से लिख सकते हैं और यह एक नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ई नॉट ग्राउंड स्टेट की ऊर्जा है और आपके क्लासिकल भौतिकी के विपरीत, जहां अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है, तो आपने कहा होगा यह है ना क्लासिकल एनर्जी है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हल कर रही है। सबसे कम ऊर्जा 0 हो जाती है जो हाफ h क्रॉस ओमेगा है। तो बस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को फिर से देखते हुए हमने देखा कि बड़े रो के लिए आप इक्वेशन को सरल बनाने का प्रयास कर सकते हैं और इसका सबसे सामान्य हल लिख सकते हैं और इन्फिनिटी की ओर t लेते हुए हमें x के केवल साई को देखना होगा जो कि a e माइनस रो स्क्वायर बटा 2 है, जिसे हमने पहले कुछ पारदर्शिता के रूप में देखा है। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य कोशिश करना और पता करना तो यह बड़े के लिए ट्रेंड है, लेकिन किसी भी रो के लिए फाइनाइट रो के लिए मुझे टाइम के इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए अपना सॉल्यूशन लिखना चाहिए, जो हमने नहीं किया है। अब तक हमने बड़े रो के सॉल्यूशन को देखा है और उसी फॉर्म का एक ट्रायल सॉल्यूशन भी था और हमने सत्यापित किया कि हमें एनर्जी मिली और फिर एनर्जी हाफ h क्रॉस ओमेगा थी। आदर्श रूप से आपको किसी भी रो के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करना चाहिए, जो हमने नहीं किया। तो चलिए वैल्यू लेते हैं कि वेव फंक्शन जो हमारे पास ठीक है वह रो का कोई फंक्शन v को माइनस रो स्क्वायर बटा 2 से गुणा करना, बाद में x के संदर्भ में रो क्या है यह केवल पूर्व परिभाषा की बात है। सुविधा के लिए वेरिएबल रो के साथ काम करेगा। ठीक है, आप इसे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में रखते हैं। हम क्या करेंगे? इसे टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। अल्फा एनर्जी के समानुपाती होता है। इसे देखकर क्या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या है? यह स्पष्ट नहीं है। गणितीय विशेष फंक्शन को देखिए जिनसे आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, लेकिन हम इसे पहले प्रिंसिपल्स से करना चाहेंगे। हम जो करना चाहते हैं उसे करने के लिए सॉल्यूशन कैसे खोजा जाए। यहाँ एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर था। आप इसे प्रिंसिपल रूप में एक पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में रखना चाहेंगे। यह एक इन्फिनिटी सीरीज
हो सकती है। यदि आप चाहें तो इसे लॉरेंट सीरीज कह सकते हैं। यह रो का सबसे सामान्य एच है। एक बार मेरे पास इस पॉलिनोमियल रूप में रो का एच हो जाने पर मैं एक पॉलिनोमियल रूप लेने के बारे में सोच सकती हूँ। मैं इसे वापस सरलीकृत टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण में प्लग करता हूँ, जहाँ यह कारक पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया था। तो आपको क्या मिलता है? आपको एक प्रकार की श्रृंखला मिलती है जो कोएफिशिएंट ए पर निर्भर होती है। इसलिए कोएफिशिएंट आपको आर के रो की प्रत्येक पावर के लिए इस तरह की सीरीज मिलती है। आप शब्दों को तदनुसार समूहित कर सकते हैं। कृपया रो के एच को स्टेप बाय स्टेप सब्स्टिट्यूट करें। रो के एच को सब्स्टिट्यूट करें और फिर आर समूह के एक विशेष रो पावर रो के लिए वे सभी टर्म जिन्होंने इसे वर्गाकार ब्रैकेट में लिखा है और फिर आर शून्य से इन्फिनिटी तक चल रहा है। मैंने ऐसा क्यों किया है? ऐसा करने का क्या कारण है? यह आर्बिट्रेरी रो का सॉल्यूशन होना। इसलिए यह ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कोएफिशिएंट पहले की तरह ही प्रत्येक पावर के लिए शून्य होना चाहिए। सरलतम ए की पावर रे एक्स स्क्वायर के लिए एक्स इंडिपेंडेंट और एक्स स्क्वायर डिपेंडेंट टर्म की तुलना करने पर अब हम इसे इसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए करने जा रहे हैं, जो कि किसी भी रो के लिए मान्य सबसे सामान्य सॉल्यूशन है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके पास होंगी ताकि आप फिर से लिखने की कोशिश कर सकें? यदि आप इससे हमेशा देखते हैं तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में कोएफिशिएंट शामिल होते हैं जो केवल 2 स्टेप में होते हैं। इसलिए इसे शून्य पर सेट करने वाला यह संबंध ए आर प्लस 2 को ए आर के संदर्भ में संबंधित करेगा। ठीक है, सब मेरे साथ हैं। क्या वह सही है? आपको आर ए प्लस 1 के संदर्भ में ए आर प्लस 2 नहीं मिलता है। वह क्या है जो हमें बताता है कि मैं अपने रो के एच को टुकड़ों में विभाजित कर सकती हूँ, जिसमें विषम पावर शामिल है, जिसमें यहाँ तक की पावर भी शामिल है और यहाँ तक कि सम पावर के कोएफिशिएंट भी इससे संबंधित है। इसी तरह विषम पावर इससे संबंधित होती है जब आर सम होता है। कोएफिशिएंट आर सम होने के साथ इससे संबंधित होते हैं और जब आर विषम होता है तो कोएफिशिएंट इससे संबंधित होते हैं जहां आर विषम होता है। ठीक, तो यह वह डेटा है जो हमें रो के एच को एक पॉलिनोमियल सीरीज के रूप में लेकर श्रोडिंगर समीकरण में प्लग करके प्राप्त होता है। हम पाते हैं कि कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट नहीं है संबंधित पावर के कोएफिशिएंट, यहाँ तक कि पावर या विषम पावर के कोएफिशिएंट भी नहीं है। वे इस फैक्टर के साथ कम कोएफिशिएंट से संबंधित है जो अल्फा पर निर्भर करता है। अल्फा एनर्जी के समानुपाती है। यही वह परिभाषा है जो हमारे पास ठीक थी। तो जो अल्फा अल्फा के समानुपाती था वह एनर्जी के समानुपाती है। ठीक है, ठीक है, तो यह मैंने पहले ही कहा है कि आप इस स्थिति से रो के एच को सीरीज के साथ रो की पावर के साथ लिख सकते हैं, जिसमें निम्न कोएफिशिएंट से संबंधित उच्च पावर के कोएफिशिएंट हैं और इसी तरह रो की विषम पावर वाली एक और सीरीज। इसलिए इस आर को किसी भी रेडियल निर्देशांक या स्थिति के साथ भ्रमित न करें। यह आर कोएफिशिएंट में सबस्क्रिप्ट आर है जो पावर श्रृंखला में है जो हमने रो के एच के लिए लिखा था। ठीक है।
सबस्क्रिप्ट आर। आइए हम लेते हैं आर। सबस्क्रिप्ट है आर, बहुत बड़ा है। अगर मैं आर को बहुत बड़ा मान लूं तो यह आर बहुत बड़ा है। आप इन कांस्टेंट को नजरअंदाज कर सकते हैं और अंत में आप कहेंगे कि जब बड़े सबस्क्रिप्ट के कोएफिशिएंट आर वे निम्न कोएफिशिएंट से 2/r से संबंधित होंगे। सॉल्यूशन खोजना उद्देश्य है। यही कारण है कि मैं श्रोडिंगर इक्वेशन को देखने के बजाय पहले प्रिंसिपल से करने की कोशिश कर रही हूँ और सॉल्यूशन खोजने के लिए मैथमेटिशियंस लिटरेचर को देख रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक ऐसा तरीका दे रहा हूँ जिसमें आप रो गुणा ई की सामान्य पावर सीरीज h को घटाकर रो स्क्वायर से 2 गुणा करके वास्तव में सॉल्यूशन खोजने का प्रयास कर सकते हैं और e से माइनस रो स्क्वायर बटा 2 बड़े रो के लिए हुआ। श्रोडिंगर इक्वेशन में हमने देखा कि यह ठीक है, तो फिर आपको इस सॉल्यूशन के लिए आगे क्या करना है? यह भी बड़े रो के लिए एक वैध सॉल्यूशन होना चाहिए। जब आप रो को बड़ा मानते हैं तो ए और कोएफिशिएंट एक स्क्वायर से प्रमुख योगदान आएगा। इन बहुत बड़ा है, सही है। क्या यह सही है? तो बड़े रो के लिए आप रो के h का अनुमान लगा सकते हैं। यह ए आर लेने से बिल्कुल बराबर नहीं है। यह आप केवल बड़े रो के लिए कर सकते हैं क्योंकि प्रमुख उत्तर उन कोएफिशिएंट से आएगा। आप बड़े रो के लिए रो के h का अनुमान लगा सकते हैं कि रो स्क्वायर की पावर के लिए सीई की तरह दिखता है। क्या इसकी अनुमति है जब रो इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं है। आप सभी सहमत हैं? तो इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? इसलिए इसकी अनुमति नहीं है। अगर मैं रो के h के लिए एक इन्फिनिटी सीरीज पॉलिनोमियल सॉल्यूशन लेता हूँ तो मैं फंस रही हूँ। आइए हम फाइनाइट सीरीज पॉलिनोमियल के साथ काम करें। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं इससे बच सकती हूँ। मेरा वेव फंक्शन ब्रो नहीं हो, ठीक है? इसलिए यह सामान्य तरीका नहीं है कि रो के h को एक फाइनाइट सीरीज के रूप में ले। लेकिन आपको कितना फाइनाइट लेना चाहिए कि आप जो भी फाइनाइट लेना चाहते हैं, इसका मतलब है कि किसी बिंदु पर आपको इस कोएफिशिएंट को किसी विशिष्ट भाग के लिए रखना होगा। यह कहने का अर्थ है कि यह एक फाइनाइट सीरीज है। एक बार जब आप इसे 0 पर रख देते हैं तो इस संबंध से, रिकर्शन संबंध से, सभी उच्च पावर 0 होंगे। तो चलिए an+2 को 0 करते हैं। एक बार जब मैं an+2 को 0 कर देता हूँ तो यह 0 होने का एकमात्र तरीका यह है कि अल्फा 2n के बराबर होगा। एक बार मुझे 2n प्लस के बराबर अल्फा मिल जाए तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि एनर्जी क्या होगी? अल्फा E/2 E/h क्रॉस ओमेगा क्या है और अल्फा n+1 है। अल्फा 2n+1 है। तो फिर मैं E को एक सबस्क्रिप्ट n रखता हूँ। 2n+1 है, जिसका अर्थ है En SH क्रॉस ओमेगा n प्लस। तो सॉल्यूशन यह है कि यदि एक सामान्यीकृत सॉल्यूशन रो के h के लिए इन्फिनिटी सीरीज काम नहीं करेगा, फाइनाइट सीरीज काम करेगी और मैं एक उपयुक्त n रखकर जहां चाहूं वहां काट छांट कर सकती हूं। यहाँ मैंने an+2 के बराबर के साथ शुरुआत की है। तो सॉल्यूशन
क्या है रो का सॉल्यूशन है समेशन ओवर सम इन शून्य से भी किसी विशेष वैल्यू तक। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूं आर शून्य से एन। इसलिए आप इसे केवल सम संख्याओं के चरणों में लेते हैं। ए एन रो एन, ताकि यह आपके रो का साई कोई सामान्यीकरण कांस्टेंट हो। मैं इसे कहता हूं साई एन एच एन ऑफ रहो टाइम्स ई टू द पावर ऑफ माइनस रो स्क्वायर बाई 2 और संबंधित ई एन एच क्रॉस ओमेगा एन प्लस आधा है। मैंने अभी भी इन्हें नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको यहाँ एक रिकर्सन रिलेशन दिया है जिससे आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि 0 से 2 के संदर्भ में n क्या है और इसी तरह। ठीक है, तो यह एक संभावित सॉल्यूशन है। दूसरा संभावित सॉल्यूशन है n विषम हो सकता है। आप एक और सॉल्यूशन लिख सकते हैं जहां यह n है, यहाँ तक कि हमारे पास वही सॉल्यूशन n बराबर विषम के लिए भी हो सकता है, लेकिन एच एन सीरीज में केवल विषम बाउंड्स शामिल होंगी। इसलिए ये संभावित सॉल्यूशन है जिसकी पावर सीरीज फाइनाइट पावर सीरीज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से भी निर्धारित की जा सकती है। आप विशेष फंक्शन लिटरेचर के साथ तुलना कर सकते हैं। यह वह तरीका है जो किसी व्यक्ति को नहीं पता कि कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो वह इसे इस तरह से कर सकता है। तो nवे स्टेट के लिए सॉल्यूशन जहां n सम है का अर्थ है कि संबंधित एनर्जी यह है, और आप विषम पावर को निम्नतम विषम पावर को 0 पर सेट कर सकते हैं। एक बार जब आप इस रिकर्सन संबंध से सबसे कम विषम पावर को 0 कर देते हैं तो विषम पावर बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, और यह आप n विषम के लिए कर सकते हैं जहां आप न्यूनतम सम पावर को 0 कर सकते हैं। तो वे दो सॉल्यूशन हैं जिन्होंने लिखा है कि n विषम है और n सम है। ठीक है।